यहाँ से देखते हैं, सामने स्क्रीन में देखिए, जैसे यहाँ पर ये क्या है, सोर्स है, स्रोत जहाँ से प्रकाश निकल रहा है। यदि ये पहला घेरा बनाया, इसका मतलब ये क्या है, तरंगाग्र है। फिर दूसरा घेरा भी बनेगा, वो भी क्या कहलाएगा, तरंगाग्र। इसी तरह से बहुत सारे घेरे बनते हैं तो वो क्या कहलाता है, तरंगाग्र। तो हम उसमें पढ़ेंगे हैं कि माध्यम के किसी बिंदु पर विक्षोभ उत्पन्न होता है तो समान कला में कंपन करने वाले कणों के बिंदु पथ को क्या कहते हैं, तरंगाग्र। और तरंगाग्र कितने प्रकार के थे, दो। एक था ये स्फेरिकल वाला, मतलब गोली तरंगाग्र। तो इसमें स्रोत कैसा होता है, बिंदु जैसा, है ना। और दूरी क्या होती है, सीमित। तो जब सीमित दूरी पर तरंगाग्र बनता है तब ये क्या कहलाता है, हाँ, गोली तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक है। दूसरा तरंगाग्र होता है समतल। जब बहुत दूर हो जाए तो वो तरंगें गोल गोल ना होके कैसी हो जाती हैं, सीधी हो जाती हैं। तो इसमें दो चीज़ आपको दिख रही होगी, ये भी समझना है। ये जो आपको प्लेन दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, तरंगाग्र। और जो ये किरण जा रही है ये तरंग कहला गई। और इसी को बताया था कि तरंग और तरंगाग्र एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, इनके बीच का ये कोण है। ठीक है। अब थोड़ा सा हाइगन का प्रिंसिपल देखते हैं और उसको समझते हैं। यहाँ पर हम समझे थे कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसका काम करता है, स्रोत का, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएँ। और यदि माध्यम समांगी हो, एक जैसा हो, तो द्वितीयक तरंगिकाओं का वेग मूल तरंग के वेग के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट हम ये पढ़े थे कि इनके बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल नए तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करता है। तो कुछ इसी तरह से देखो, तरंगें आगे कैसे बढ़ती हैं ये बताता है हाइगन का प्रिंसिपल, कि तरंगें आगे कैसे चलती हैं। ठीक है। तो इसको देख सकते हैं। ये अभी देखो, उसमें मैं रचना भी बताया था। रचना करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक बिंदु से हम क्या खींचते हैं, एक गोला। लेकिन गोले की त्रिज्या क्या रहती थी, वीटी, माने उसके चाल और समय के दूरी के माने गुणनफल के बराबर दूरी निकाल लेते थे। तो वीटी त्रिज्या का हर बिंदु से हम क्या खींचते थे, गोला। और गोले के बाहरी भाग में हम खींचते थे स्पर्श रेखा। तो ये जो नई स्पर्श रेखा हो गई, ये क्या बताती थी, तरंगाग्र। ये नए तरंगाग्र की क्या हो गई, स्थिति हो गई। तो नए तरंगाग्र की स्थिति बताना है तो हम आप इसका नाम ले सकते हैं कि मान लो मेरे पास ए बी तरंगाग्र है। इसके प्रत्येक बिंदु से हम वीटी त्रिज्या का गोला खींचेंगे। गोला के भीतर बाहर की ओर हम क्या खींचेंगे, उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल। उसका नाम रख दो मान लो सी डी। तो सी डी जो है कैसी तरंगाग्र कहलाएगी, नई तरंगाग्र। तो इसमें कभी कभी आ जाता है कि हाइगन के तरंग सिद्धांत को समझाइए और इसमें तरंगाग्र की रचना कैसे करते हैं इसको भी समझाइए। तो रचना में हम क्या करेंगे, फिर से देख लो, कोई भी नाम दे देना। मान लो ए बी क्या है, तरंगाग्र। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से हम क्या खींचेंगे, गोला, जिसकी त्रिज्या क्या रहेगी, वीटी। अब इसके बाद हम उसके गोले को स्पर्श करते हुए एक रेखा खींच देंगे, माने एक वक्र खींच देंगे। तो वही वक्र क्या कहलाएगा, नया तरंगाग्र कहलाएगा। इस तरह से हमको अपने शब्दों में लिख देना है। तो ये हाइगन का सिद्धांत है। आगे वाले हिस्से में चलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा व्यतिकरण बताना था, इसलिए मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें जब दो तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उनका थोड़ा सा यहाँ देखना, कहाँ पर मान बढ़ रहा है ये देखना है आप लोग। जैसे बीच में आए थोड़ा देखना। तो हाँ, यहाँ पर देख रहे होगे ये दो तरंग हैं, एक ऊपर की तरंग है और एक नीचे की तरंग है। जब ये दोनों तरंगें आपस में मिल गई तो इसका आयाम देखो कैसा दिख रहा है, अधिक दिख रहा है। माने यहाँ पर क्या हो गया, आयाम माने विस्थापन, इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो गई तो विस्थापन ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब यही है कि जो परिणामी विस्थापन होता है इनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। आगे के हिस्से में चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स की बात करते थे, कला संबंध अकला संबंध। मान लो यहाँ पर एक सोडियम की लाइट है, इससे सोडियम लैंप है ना, माने एक बल्ब ही है,
पर वो उसके अंदर जो फिलामेंट लगा है वो किसका लगा है, सोडियम का। अब यहाँ से जो तरंगें निकल रही देखो ना, बराबर समांतर निकल रही हैं, माने इनका कलांतर भी नियत है, आवृत्ति भी नियत है। पहली वाली जो है जैसे मुड़ रही है उसी की तरह से बाकी भी मुड़ रही हैं। तो ये कैसा स्रोत कहलाया, कला संबद्ध। यदि ये कट कट करके जाए तब हम उसको क्या बोल देंगे, अकला संबद्ध स्रोत। ठीक है। वैसे जितने भी स्रोत होते हैं ये बल्ब वगैरह का, यदि स्रोत बदल जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा वो। ठीक है। अब इसका देख लो अकला संबद्ध स्रोत का, इसका ठिकाना नहीं, कोई यहाँ से निकल रहा है, कोई यहाँ से निकल रहा है, कोई यहाँ से निकल रहा है, ये कहीं नीचे है, कहीं इसका कहाँ है, ऊपर है। इसकी ना आवृत्ति मिल रहा है, ना आयाम मिल रहा है, ना कलांतर मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता, तब हम उसको क्या बोलते हैं, अकला संबद्ध स्रोत। ठीक है। अब अगले हिस्से में जब हम व्यतिकरण पढ़ रहे थे तो इसको समझ लेते हैं। ये है व्यतिकरण में क्या होता है, दो स्रोत हैं, एक स्रोत ये हो गया, ये दूसरा स्रोत हो गया। दोनों स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध। तो कुछ तरंग जैसे मान के चलते हैं कि इससे लाल वाली, इससे कौन सी निकल रही है, लाल वाली, इससे कौन सी निकल रही है, नीली वाली। अब ये जहाँ पर ये क्रॉस कर रही हैं, जैसे ये मिल रही हैं, तो जहाँ ये मिलती होंगी तो वहाँ दो तरह का व्यतिकरण होता है, संपोषी और विनाशी। तो कहीं पर तीव्रता अधिक हो जाती है और कहीं पर तीव्रता क्या हो जाएगी, कम। जहाँ पर तीव्रता अधिक होगी वो चमकेगा और जहाँ पर तीव्रता कम हो जाएगी वो काला हो जाएगा। ये इसी तरह से होगा जैसे दरी में पट्टियाँ बनी हुई हैं, एक काली और एक लाल, काली लाल काली। तो लाल का मतलब ये है कि इसकी तीव्रता क्या है, अधिक है, और काली की तीव्रता क्या है, उधर कम है। तो यहाँ पर यही है व्यतिकरण, जब दो तरंगें आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये मैक्सिमम मतलब अधिकतम तीव्रता का क्षेत्र है, माने यहाँ क्या है, संपोषी व्यतिकरण, और यहाँ पर क्या है, मिनिमम हो गया, माने विनाशी व्यतिकरण। इसको काले काले उससे बनाया गया है, माने यहाँ पर इसकी ऊर्जा गायब हो गई। इसकी ऊर्जा किसके पास चली गई, मैक्सिमम वाले के पास, संपोषी व्यतिकरण में चली गई। तो ये ऊर्जा संरक्षण के कैसा होता है, अनुकूल होता है। ठीक है। तो दो तरह का ये व्यतिकरण है और इसकी मैं शर्तें लिखाया था। कलांतर कैसा होना चाहिए, पाई का या शून्य का समगुणक, है ना, उसमें कैसा होना चाहिए, विषम गुणक। ठीक है। इसमें पथांतर जो है λ/2 का कैसा होना चाहिए, समगुणक। ठीक। अब इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसमें आप ये देखो कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर वाला ले लूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। हाँ, ये कहाँ तक गया है, इसकी ऊंचाई देखो 2, यहाँ तक कहाँ तक गया है, 2, और जब ये मिल गए दोनों तो कितने हो गए, 4। माने संपोषी व्यतिकरण में यहाँ पर आयाम बढ़ गया, आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता बढ़ जाती है। तो संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, तीव्रता अधिकतम होती है, तरंगें आपस में मिल जाती हैं। ठीक है। अब हम थोड़े से हिस्से में चलते हैं जो हमको ये बताएगा कि ये विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन है। अब ये दो तरंगें आपस में जा रही हैं और इनका ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये कितना है, 2, ये नीचे वाला कितना है, -2, +2 और -2 मिलेगा तो क्या होगा, 0। तरंग ही खत्म हो गई। तो ये कैसा व्यतिकरण कहला गया, विनाशी व्यतिकरण कहला गया। ठीक है। और इसको मैं कल पढ़ाऊँगा, इसलिए आज इस पर डिस्कशन कर लेते हैं क्या होता है। हाँ, ये जो है यंग के द्विस्लिट का प्रयोग है। इस प्रयोग में यंग ने बताया था कि व्यतिकरण कैसा होता है, उसको समझाने की कोशिश किया। ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया। एक वर्णी प्रकाश स्रोत समझते हो, जिसका रंग एक हो। अभी मैं थोड़ा सा इसमें चर्चा करूँगा, आप लोग ध्यान से देखना, बताते जाना। ये कौन सा स्रोत है, ये वाला कौन सा प्रकाश स्रोत, एक वर्णी, एक रंग का, या तो लाल कलर का ले लें या नीला ले लें या हरा ले लें, कोई भी एक कलर का हमको क्या लेना है, प्रकाश स्रोत लेना है। ठीक है। थोड़ा सा इसको देखो, इस छेद को पिन होल बोलते हैं या स्लिट बोलते हैं। यदि आप किसी कागज में बिल्कुल पिन जैसा छेद कर दें, उस छेद को क्या बोला जाता है, स्लिट। वो क्या कहला गया, स्लिट। तो ये इसमें भले बड़ा इतना दिख रहा है आपको दिखाने के लिए, लेकिन वास्तव में ये एक पिन के बराबर का होल है। कितना बड़ा छेद है। अब इस पिन के होल से प्रकाश निकलता है,
इसके सामने दूसरा हम पुट्ठा रख दिए हैं, उसमें कितने होल कर दिए हैं? 2। ये भी पिन होल है, यहाँ भी पिन होल है। अब इसके कितने टुकड़े हो गए? 2। ऐसे ही समझ लो कि यदि मुंह है तो मुंह से जो आवाज़ निकलती है, मान लो एक निकल रही है, इसके मैं ऐसे कर दूं, अलग अलग साइड कर दूं, तो यहाँ पर कितने भाग हो गए इसके? 2। बस यही है, इस स्रोत के मैं कितने टुकड़े कर दिया हूँ? 2। इसलिए इसका नाम है द्विस्लिट। इस प्रयोग का नाम क्या है? द्विस्लिट, क्योंकि इसमें 2 छेद हो गए। अब इन छेदों से जो तरंग निकलेगी वो तरंग में व्यतिकरण होगा, माने कुछ तरंगें आपस में मिलेंगी, कुछ तरंगें वहाँ पर नष्ट हो जाएंगी। जो आपस में मिलेंगी संपोषी व्यतिकरण होगा, और जो हट नहीं मिलेंगी वहाँ क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। यदि इसके सामने एक पर्दा रख दिया जाए, पर्दा होता क्या है? जिस पर प्रकाश रुक जाए वही क्या कहलाता है? पर्दा। ये भी पर्दा है, ये भी पर्दा है। जो आप जहाँ से प्रकाश को रोक रहे हो वही उसका क्या कहलाता है? पर्दा कहलाता है, स्क्रीन कहला गया। इस स्क्रीन में जब हम देखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा यहाँ समझना। इस स्क्रीन में पट्टियाँ बनती हैं जिसको हम फ्रिंज बोलते हैं। पट्टियों को क्या बोलेंगे? फ्रिंज। जैसे दरी में आप देख रहे हो कि लाल कलर की पट्टी है, काली कलर की पट्टी है, तो वो दोनों पट्टियाँ क्या कहलाएंगी? फ्रिंज कहला जाएंगी। तो पट्टियों को क्या बोलेंगे? फ्रिंज। इसमें किस किस तरह की बनेगी? एक होगी दीप्त और एक होगी अदीप्त फ्रिंज। अदीप्त का मतलब काला और दीप्त का मतलब चमकीला। यदि आप यहाँ लाल रंग डालोगे तो लाल काला इस तरह से बनेगा। यदि आप यहाँ से पीला रंग डालोगे तो पीला काला इस तरह से बनेगा, क्योंकि एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। और मैं अच्छा उदाहरण यही बता रहा हूँ कि दरी में आपको पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, इसी तरह की पट्टियाँ आपको किस में दिखाई देंगी? स्क्रीन में दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन में दिखाई देंगी ये किसके कारण दिखाई दे रही हैं? व्यतिकरण के कारण। जहाँ पर चमकीला हो रहा है वो संपोषी व्यतिकरण, और जहाँ पर ये सफ़ेद वो काला हो रहा है वहाँ पर क्या कहलाया? विनाशी व्यतिकरण कहला गया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो कैसी पट्टियाँ दिखेंगी इसमें? हाँ, एक चमकीली दिखेगी, एक काली। इस तरह से देख लो, ये पट्टियाँ दिखेंगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है, परीक्षा में ये भी पूछता है कि ये जो पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं वो किस तरह की पट्टियाँ होती हैं, उसको देखते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पर ये सीधे इसमें जो पट्टियाँ देखेंगी ये सारी पट्टियों की चौड़ाई एक जैसी रहती है। माने जितना चौड़ा सफ़ेद वाला बनेगा या रंग वाला, उतना चौड़ा कैसा बनेगा? काला वाला। जैसे इसमें भी बराबर बराबर चौड़ाई की पट्टियाँ हैं। तो परीक्षा में आता है कि व्यतिकरण में जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनते हैं उन पट्टियों की चौड़ाई खाली स्थान होती है, कैसी हो जाएगी? बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से है। तो इस प्रयोग को फिर अब हम थोड़ा सा देखते हैं। मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ लेकिन उसमें आ नहीं रहा है ना।